तो दोस्तों, भारतीय नेवी के लिए चलाए जाने वाला प्रोजेक्ट 75I, जिसके तहत कुछ कन्वेंशनल सबमरीन्स हमारी नौसेना के लिए बनाई जानी है, जिसके लिए विदेशी पार्टनर की तलाश अभी तक जारी है, वो खत्म नहीं हुई है। और इसके लिए देखा हमने कि अलग अलग प्रतियोगियों के लिए भारत की तरफ से ऑफर दिए गए, लेकिन एक एक करके सारे के सारे लगभग पीछे चले गए और इसमें गिने चुने ही एक दो पार्टनर बचे हैं जो कि भारत की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि प्रोजेक्ट 75I ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल सबमरीन्स की भी इस समय खासी रिक्वायरमेंट है भारत को, और अगर ये प्रोजेक्ट नहीं किया जाता तो ठीक ठाक दिक्कत भारत को हो सकती है। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई थी, और वो खबर ये थी कि जापान, जो कि अपने लीथल वेपन किसी भी देश को नहीं बेचता, दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही जापान ने इस तरह के कानून बना रखे थे, उन्हें कुछ ही समय पहले इन कानूनों को ब्रेक कर दिया और इसमें कुल 12 देशों को शामिल किया गया, जिन 12 देशों को जापान अब अपने लीथल वेपन्स भी बेच पाएगा। इसमें एक सबसे बड़ा नाम भारत का आता है। तो यहाँ पर सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि जापान के पास एक सबमरीन है जिसके लिए जापान को भारत ने पहले भी ऑफर दिया था, यानी भारत चाहता था कि प्रोजेक्ट 75I के जरिए जापान अपनी सबमरीन की टेक्नोलॉजी भारत को दे दे। और ये सबमरीन कोई और नहीं बल्कि जापान की सोर्यू क्लास की सबमरीन है, और ये सबमरीन भारत की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही थी। अब जब भारत की तरफ से ये ऑफर दिया गया, उस समय जापान के पास ये बीच में कानून आ जाता था कि वो अपने लीथल वेपन किसी को नहीं बेच सकता। इस वजह से जापान ने भारत को इनकार कर दिया। लेकिन अभी चूंकि जापान ने ये सारे कानून हटा रखे हैं, इसी के साथ साथ ये जो शोर्यू क्लास की सबमरीन जापान के पास है, इसे और एडवांस करके उसने एक टाइफे क्लास की सबमरीन बनाई है जो कि भारत की रिक्वायरमेंट को 110% फुलफिल करती है। तो ये भारत के लिए और अच्छी बात थी। अब इसको लेकर दोबारा से अनुमान जताए जाने लगे कि भारत और जापान के बीच में सबमरीन को लेकर संभवतः कोई डील हो सकती है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, खबर जिस हिसाब की निकल कर आ रही है, उस हिसाब से भारत और जापान के बीच में सबमरीन को लेकर आधिकारिक रूप से बात होने लगी है। जी हाँ, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले इंडिकेशन दे दूं कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जानने के लिए मिलेगा इस पूरी डील को लेकर। वो ये है कि ये जो डील संभवतः हो सकती है, जिसके लिए भारत की तरफ से ऑफर किया गया है जापान को, ये क्वाड इनिशिएटिव के तहत हो रहा है। यानी ये बड़ी बात निकल कर आई है, क्योंकि अभी तक क्वाड जो है, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इसे जो प्रेजेंट किया जाता था वो व्यापार के लिए किया जाता था और फ्री इंडो पैसिफिक के लिए। लेकिन अब यहाँ पर मिलिट्री डील्स चूंकि आने लगी है, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड का जो फ्यूचर है वो नेटो जैसा कुछ हद तक हो सकता है। चलिए आगे जानते हैं कि एक्चुअली खबर क्या निकल कर आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि भारत और जापान के बीच में मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज को एक दूसरे के साथ शेयर करने, उनका लेन देन करने के लिए सहमति बन गई है। यानी दोनों देश अपनी अपनी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट के आधार पर एक दूसरे देश को दे सकते हैं, कोई हथियार दे सकते हैं। इस बात को लेकर दोनों देशों में सहमति बन गई है। इसी के साथ साथ आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत और जापान के बीच में इसी सहमति के चलते एक स्टेल्थ एंटीना की डील हुई थी, जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया था। ये भारत अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के युद्धपोत होंगे उनके अंदर इंटीग्रेट करेगा। तो कहने का मतलब शुरुआत अच्छी खासी हो गई है भारत और जापान के बीच में, लेकिन ये शुरुआत अब आगे तक जाने वाली है। दरअसल बताया जा रहा है कि क्वाड इनिशिएटिव के तहत भारत और जापान के बीच में और बड़े मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज को लेकर डील संभव हो सकती है, और इसके लिए सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है प्रोजेक्ट 75I, जिसके तहत 6 की संख्या में भारतीय नौसेना के लिए कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाई जानी है। तो अब बताया जा रहा है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय और नौसेना, इन दोनों संस्थाओं की तरफ से अपने डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से जापान को अनुरोध कर दिया गया है। जी हाँ, जापान को ये कह दिया गया है कि भैया आप इस टेंडर में अपनी RFP जारी कीजिए, यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। आप अपनी तरफ से बोली इस बीट के अंदर लगाइए। और वैसे भी इस बीट में जो बोली लगाने की अंतिम डेट थी उसे बढ़ा दिया गया है। कुछ समय पहले मैंने आपको ये भी वीडियो बनाकर बताया था, अगस्त 2023 कर दिया गया है। तो कहने का मतलब अभी भी 7-8 महीने जापान के पास बाकी हैं। इस दौरान जापान पूरी तरह से स्टडी कर सकता है इस डील को, किस तरह की डिमांड भारत कर रहा है, जापान किन किन डिमांड्स को पूरी कर सकता है, इन सब के आधार पर जो उसकी फाइनल प्राइस वगैरह होगी, इन सबको वो कैलकुलेट करके भारत के सामने अपना रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जापान की दोनों ही तरह की सबमरीन्स, फिर आप शोर्यू क्लास की ले लीजिए या फिर ताइफे क्लास की ले लीजिए, ये बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन टाइप की जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो हैं। इनके अंदर AIP सिस्टम है और लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। तो खबर ये कुछ है, लेकिन अगर इसके अंदर के पहलुओं को जाना जाए तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि जापान और भारत के बीच में पहले ही इन सब चीजों को लेकर बातचीत हो गई हो, तभी भारत ने इस प्रोजेक्ट में बोली लगाने के लिए समय भी बढ़ा दिया
और जापान से बीच में सारी सहमतियां ले ली गई कि दोनों देश एक दूसरे को स्वतंत्रता के साथ हथियार और उनकी टेक्नोलॉजीज जो भी मैरीटाइम सिस्टम्स हैं उनकी ले दे सकते हैं। तो अब चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं कि भारत की नौसेना के लिए जो 6 सबमरीन्स हमें चाहिए प्रोजेक्ट 75I के तहत, वो जापान से ही आ सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।